नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज हम सभी पाठ 16 पानी की कहानी के प्रश्न अभ्यास को जानते हैं। सबसे पहले पाठ के परिचय को देखेंगे। प्रस्तुत निबंध पानी की कहानी के लेखक प्रसिद्ध विद्वान रामचंद्र तिवारी जी हैं। अब रामचंद्र जी हैं। इस पाठ में लेखक ने एवं वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लेकर जल के जीवन चक्र का रोचक वर्णन आत्मकथात्मक शैली में किया है। उसकी एक बूंद के माध्यम से उसके पूरे जीवन यात्रा का वर्णन किया है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह निबंध है, लेकिन आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया निबंध है, जिसमें कल्पना और वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लेकर के लेखक ने इसका वर्णन किया है, जल के जीवन चक्र का वर्णन किया है। तो इस तरह से आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। अभ्यास का प्रश्न पाठ से, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? तो उत्तर होगा, लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। कहाँ मिली? बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों काँप उठी? पेड़ों की जड़ों में निकले रोएं द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उनको खा जाना याद करते ही बूंद क्रोध व घृणा से काँप उठी। तो आप सभी समझ गए होंगे कि जल के जो कण होते हैं वह पेड़ के रोए के द्वारा जो ज़बरदस्ती खींच लिए जाते हैं और खा लिए जाते हैं, इस बात की याद जब जल को आई, जल के कण को, तो वह अत्यंत घृणा और क्रोध से काँप उठा। इसी तरह अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज और पुरखा क्यों कहा? जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थीं। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई, दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। इसलिए बुद्ध ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है, पुरखा कहा है, पूर्वज और पुरखा कहा है। इस तरह से आप इस प्रश्न के उत्तर आसानी से दे सकते हैं कि जब ब्रह्मांड में पृथ्वी और उसके साथी ग्रहों का उद्भव हो रहा था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थीं। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई, दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। इसलिए बुद्ध ने इन दोनों को अपना पूर्वज और पुरखा कहा है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब पानी की कहानी के आधार पर पानी की जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो पानी का जन्म हाइड्रोजन व हाइड्रोजन और ओसजन व ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। पानी का जन्म इसी तरह होता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी और उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थीं। किसी उल्कापिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े कई टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया हुई और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है। तत्पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है और समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। इस तरह से आप इसके उत्तर लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को अपनी आप बीती सुनाते हुए
किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो ओस की बूंद अपनी आप बीती बताते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर यह पता चलता है कि ओस की बूंद सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही थी, सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा कर रही थी। इस तरह से आप इसके उत्तर लिख सकते हैं। अब आते हैं पाठ के आगे के प्रश्न। पहला प्रश्न है जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं। तो महासागरों का जल भाप बनकर वायुमंडल में बादल का रूप धारण करता है। बादल का पानी बरस कर फिर धरती पर आ जाता है एवं फिर समुद्र में जाकर मिल जाता है। यही जल चक्र है। लेखक ने पानी के ठोस, गैस एवं तरल रूपों की विस्तार से चर्चा की है। अगला प्रश्न है, पानी की कहानी पाठ में ओस की बूंद अपनी कहानी स्वयं सुना रही है और लेखक केवल श्रोता है। इस आत्मकथात्मक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखें। इस तरह से एक कहानी लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। इसी तरह से आप भी अपने मन से कोई भी कहानी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, मैं हूँ चने के छोले। मैं छोटे छोटे बीज के रूप में था। किसान ने खेत की जुताई करके मुझे ज़मीन में दबा दिया। मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। किसान ने सिंचाई की, मुझसे अंकुर निकलने लगे और ऊपर की कोमल ज़मीन को चीरकर खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। ठंड पड़ने लगी, लगा कि मेरे पत्ते सूख जाएंगे। किसान ने सिंचाई करके मुझे सूखने से बचाया। कुछ कीट पतंगों ने मेरे स्वास्थ्य को खराब करने का बीड़ा उठाया। मेरा मालिक बहुत होशियार था। उसने कीटनाशक छिड़क कर मुझे होने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला दिया। मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ज़मीन से ऊपर मेरा आकार बढ़ने लगा। किसान ने कटाई करके मुझे प्राप्त कर लिया। बाहर का संसार बहुत सुंदर था। एक दिन एक हलवाई मुझे खरीद कर ले गया। उसने पहले मुझे बड़े बड़े भगोने में उबाला, फिर मेरा छिलका बड़ी बेरहमी से उतारा। मेरी आँखों में इस हलवाई ने नमक मिर्च झोंक दी, मसाला भी मिला दिया। मुझे बुरी तरह कुचलकर छोले बनाए। वह मुझे इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं था। उसने मुझे थाली में डाल दिया। मैं रो भी नहीं सकता था। उसने मुझे चावल के साथ मिलाकर चबा चबा कर खाया। यह मेरी कष्टकारी यात्रा थी। इस तरह से आप अपने मन से एक कहानी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ के वातावरण में हमेशा नमी होती है। जिस कारण से अधिक गर्मी और अधिक सर्दी नहीं पड़ती है। पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? पेड़ के भीतर कोई फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी पहुंचता है क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन ट्रांसपायरेशन कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पानी जड़ों से पत्तों तक पहुंचता है। इसी क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन कहते हैं। अनुमान और कल्पना के प्रश्नों को देखते हैं। पानी की कहानी में लेखक ने कल्पना और वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लेकर ओस की बूंद की यात्रा का वर्णन किया है। ओस की बूंद अनेक अवस्थाओं में सूर्यमंडल, पृथ्वी, वायु, समुद्र, ज्वालामुखी, बादल, नदी और जल से होते हुए पेड़ों के पत्तों तक की यात्रा करती है। इस कहानी की भांति
आप भी लोहे और प्लास्टिक की कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। तो उत्तर इस तरह से लिखेंगे। प्लास्टिक की कहानी सबसे पहले लिखेंगे। प्लास्टिक हमारे जीवन में प्लास्टिक हमारे जीवन में किसी बॉलीवुड फिल्म के नायक की तरह आता है, सर्वगुण संपन्न, अनेक ज़रूरतों के लिए सबसे उपयुक्त, कम लागत में तैयार हो जाने वाला समाधान। इससे सब्जी के थैले से लेकर जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण तक बनाया जा सकता है। उपयोग भी इसे समझते हैं और इसका भरपूर फायदा भी उठाते हैं। इन सबके बावजूद इसका अंत किसी फिल्मी खलनायक की तरह होता है। प्लास्टिक से बनी अधिकतर चीज़ों को या तो खुले में जलाया जाता है या दफनाया जाता है या फिर इधर उधर लावारिस फेंक दिया जाता है, जहाँ से रिस्क कर यह जमीन के भीतर चला जाता है और हमारे भूजल के भंडार में मिल जाता है, नदियों के रास्ते बहकर समुद्र में जा मिलता है। इस तरह से प्लास्टिक की कहानी हमने लिखी है। आप भी अपने मन से लिख सकते हैं। लोहे की कहानी। आज मैं अपने घर के मेन गेट में लगे लोहे के दरवाजे की कहानी उसकी जुबानी सुना रहा हूँ। तो सुनिए। मैं पहले लौह अयस्क के रूप में था। इस प्रकार मैं कच्ची अवस्था में था। वहाँ से मैं कारखाने में लाया गया। कारखाने में मुझे पिघलाकर साँचे में ढाला गया। इस प्रकार मैंने एक आकार ग्रहण किया। इस आकार को और आगे पीट पीट कर चौरस कर दिया गया। फिर मुझे आपकी आज्ञानुसार एक निश्चित डिजाइन में ढालकर दरवाजे की शक्ल दे दी गई। फिर नट बोल्ट से कस दिया गया। इसे पेंट इत्यादि कर खूबसूरत बनाकर आपके घर की सुरक्षा के साथ साथ शोभा सुंदरता बढ़ाने हेतु आपके घर की चहारदीवारी में उपयुक्त स्थान पर फिट कर दिया गया। आज मैं आपके यहाँ एक निर्जीव और भरोसेमंद द्वारपाल की भूमिका निभा रहा हूँ। इस तरह से लोहे की कहानी आपने लिखी, आपने देखी। इसी तरह से अपने मन से आप लोहे की कहानी भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अन्य पदार्थों के समान जल की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। अन्य पदार्थों से जल की इन अवस्थाओं में एक विशेष अंतर होता है कि जल की तरल अवस्था की तुलना में ठोस अवस्था बर्फ हल्की होती है। इसका कारण ज्ञात कीजिए। तो पानी बर्फ बनने पर अधिक स्थान घेरता है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। अधिक स्थान घेरने से उसका ठंड में पानी की आपूर्ति की पाइपलाइन फट जाती है। अधिक स्थान घेरने के कारण ठंड में पानी की आपूर्ति की पाइपलाइन फट जाती है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाठ के साथ केवल पढ़ने के लिए दी गई पठन सामग्री हम पृथ्वी की संतान का सहयोग लेकर पर्यावरण संकट पर एक लेख लिखिए। अब पर्यावरण संकट पर एक लेख लिखना है तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण जैसी आपदा हमारे सिर पर खड़ी है। इनके दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर लगातार पड़ रहे हैं। प्रत्येक पक्ष पर विचार विमर्श करके हम छात्र लेख तैयार करेंगे। तो छात्र जो है इन पर विचार करेंगे और लेख लिख लेंगे। इसी तरह से भाषा की बात के प्रश्नों की बात करते हैं। किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं, वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति वह जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु शिकार हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग से व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों से कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती हैं। अपनी पाठ पुस्तक से इस प्रकार के 5 उदाहरण खोजकर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। इस तरह से
यहाँ 5 उदाहरण हम दे रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण, मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। तो पानी की बूंद कह रही, ओस की बूंद कह रही है कि मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। तो मैं क्या है, यहाँ मैं से वाक्य शुरू हुआ है, पानी अपने लिए बोल रहा है तो कर्ता कारक। फिर अगला है, आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। अब पकड़ कर खींच रही थी, तो पकड़ कर जो शब्द है संबंध कारक है। एक पानी की बूंद दूसरे पानी की बूंद को खींच रही थी। इसी तरह से हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए, तेजी से अपादान कारक। वह चाकू से फल काटकर खाता है, चाकू से करण कारक। अब इसी तरह बदलू लाख से चूड़ियाँ बनाता है, तो लाख से करण कारक। आप इस तरह से अनेक उदाहरण लिख सकते हैं जिसमें कारकों का प्रयोग हुआ हो। तो इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आज की प्रश्नोत्तरी यही समाप्त करते हुए आपको बोलते हैं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।